नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग की। दरअसल हम सभी ये बात जानते हैं कि हमारे देश में लोकसभा चुनावों के लिए मतदान की प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है। सातवें और अंतिम चरण का जो मतदान था वह 1 जून को समाप्त हो गया है। अब फिलहाल हम सभी को इंतजार है 4 जून का, जिस दिन मतगणना होगी। लेकिन मतगणना से पहले भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करते हुए एक मीटिंग रखवाई है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता इलेक्शन कमीशन यानी कि हमारे निर्वाचन आयुक्तों के साथ बैठक करने गए हैं और उनसे कुछ खास मुद्दों पर वे चर्चा करके आए हैं। क्यों गए हैं वो चर्चा करने के लिए? क्या खास ऐसी बात थी कि चुनाव परिणामों से पहले ही उन्हें यह बैठक करनी थी और अपनी बात प्रस्तुत करनी थी? हालांकि यह सभी बातें क्लियर भी हो गई हैं, तो जरूरी है कि हम चीजों को समझें कि भारतीय जनता पार्टी का क्या दृष्टिकोण था इस मीटिंग के पीछे। तो फिलहाल हम लोग की जो न्यूज है वो यही है कि चुनाव परिणामों की घोषणा से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भारत के चुनाव आयोग से मुलाकात की, यानी कि हमारे निर्वाचन आयुक्तों के साथ मुलाकात करके ये आ चुके हैं। पूरी बात जानेंगे, क्यों गए, क्या थे इनके मुद्दे, क्या क्या होने वाला है आने वाले समय में, हर एक चीज को समझते जानते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक न्यूज है आपके लिए। जो न्यूज है वो यह कहती है कि संस्कृति आईएएस एक समर सेल शुरू करने वाला है। ये समर सेल आपके लिए 1 से 5 जून तक अवेलेबल रहेगी। इस सेल के अंदर आपको सभी ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज पर 50 से 75% तक की छूट दी जाएगी। हालांकि इस पूरे ऑफर के अंदर जो जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट आप लोग के सामने है, तो आप लोग अपनी परीक्षा को अच्छा करने के लिए, अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। लेकिन इस पीरियड का ध्यान रखना है, जब तक यह ऑफर अवेलेबल रहेगा तभी तक आप इसका लाभ उठा पाएंगे। चलिए एक प्रश्न भी देख लेते हैं, जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न पहले भी यूपीएससी के द्वारा पूछ लिए गए हैं। जरूरी है कि चीजें आप अपनी विचार जरूर प्रस्तुत करें। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि वर्तमान चुनाव व्यवस्था जो है हमारी, उस वर्तमान चुनाव व्यवस्था के अंदर किन सुधारों की मांग की जा रही है आज के समय में, उस पर अपने विचार दीजिए। कौन कौन से सुधार हम लोग कर सकते हैं आज के समय में चुनावी व्यवस्था में, कमेंट करके जरूर बताना है। आप लोग को क्या लगता है कि आजकल हमारे देश में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें कहाँ कहाँ गड़बड़ी है और किन किन चीजों को सुधार करके हम हमारे देश के लोकतंत्र को बचा सकते हैं और जो हमारी चुनावी व्यवस्था है उसको पारदर्शी कर सकते हैं, ताकि सभी लोग सेटिस्फाइड रहें। देखो सब चीजें जरूरी है, सरकार बनाना जरूरी है, चुनाव होना जरूरी है, लेकिन सेटिस्फेक्शन भी तो जरूरी है। हम सभी लोग को लगना चाहिए ना कि जो चुनाव हुए हैं वह पारदर्शी हैं, निष्पक्ष हैं, सब कुछ अच्छे से हुआ है। तो इसके लिए जरूरी है कि सुधार समय समय पर होते रहें। और कभी भी ऐसा नहीं माना सकता कि कोई कार्य है या कोई व्यक्ति है या कोई भी स्थिति है वह अपनी पराकाष्ठा पर है, अब इससे अधिक बेहतर की कोई संभावना नहीं बच रही। ऐसा कभी नहीं होता, सुधार की संभावना हमेशा ही बनी रहती है। तो आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। चीजें क्लियर हैं, मामला समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल क्यों गया। तो देखिए 7वें और अंतिम चरण का मतदान हो गया है, मतगणना का इंतजार है। 4 जून को होगी मतगणना। हमारे देश में जो पहले चरण का चुनाव था वह हुआ था 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल के बाद जो अंतिम चुनाव हुआ है वह हुआ है 1 जून को। तो काफी लंबी प्रक्रिया रही है पूरी ये मतदान की। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो उद्देश्य थे मुलाकात के, उसमें बात सामने आई है कि देखो चुनावों को कमजोर करने के जो प्रयास हो रहे हैं हमारे देश के अंदर, सबसे पहले चुनाव आयोग उनका संज्ञान ले और संज्ञान लेने के साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई करे। हमारे देश में हम लोग देखते हैं कि समय समय पर चुनाव आयोग की जो कार्य पद्धति है, उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, उनके जो निर्णय हैं, उनके विरोध में अलग अलग प्रदर्शन होते हैं, अलग अलग लोग बातें प्रस्तुत करते हैं। इससे क्या होता है कि विदेशों में नेगेटिव एक इम्पैक्ट जाता है। वहीं बहुत सारे लोगों के मन में भी ना गलत गलत चीजें उपजने लगती हैं कि क्या वास्तव में ऐसा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल था, इन्होंने साफ कहा जा करके कि देखिए जी, हमारे देश में गतिविधियां तो हो रही हैं, जो हमारे देश के चुनाव हैं, लोकतंत्र का मूल आधार है, उसको कमजोर करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। आप संज्ञान लीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। इतना ही नहीं, आप चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो भी कदम उठाना चाहें, आप बिल्कुल निर्णय लें और चीजों को व्यवस्थित करें। ये मुख्य उद्देश्य बताए गए। तो इसी पूरे कार्यक्रम के लिए एक प्रतिनिधि मंडल जो गया था, उसका नेतृत्व किया था हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। पीयूष गोयल साहब भी इनके साथ में गए थे। तो इन लोगों ने जाकर के कुछ खास बातचीत की और बातचीत के दौरान इन्होंने 4 महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखे। इन्होंने 4 महत्वपूर्ण विषय इलेक्शन कमीशन जो हमारे निर्वाचन आयुक्त हैं उनके सामने प्रस्तुत किए और डिस्कस की चीजों को कि कैसे इन चीजों को सेटल डाउन किया जा सकता है। तो जरूरी है कि क्या थे इनके यह 4 मुद्दे, इनको भी हम लोग समझ लें। चलिए, सबसे पहली बात जो उन्होंने प्रस्तुत की है, इन्होंने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की कि देखिए जी, 4 जून को मतगणना होने वाली है।
मतगणना को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में संदेह रहता है। हम मतगणना के लिए हमारी जो आपसे रिक्वेस्ट है वो यह है कि मतगणना प्रक्रिया के अंदर जितने भी अधिकारी लगे हुए हैं, सबसे पहले जरूरी है कि आप उन सभी अधिकारियों को मतगणना से जुड़ी सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी प्रदान करें। यानी कि हमारे देश के जो नियम कानून हैं, जो विधि विधान है, जो प्रक्रिया है, हर एक अधिकारी को हर एक जानकारी होनी चाहिए, वह प्रत्येक जानकारी से परिचित होने चाहिए, ताकि कहीं पर भी हम प्रोटोकॉल ब्रीच का मामला ना देख पाए। तो जरूरी है सबसे पहले आपने सुनिश्चित करना है कि हर जगह पर जितने भी अधिकारी हैं वह हमारे नियमों कानूनों से, हमारी व्यवस्था से पूरी तरह से परिचित हों। वहीं इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने यहाँ पर यह भी कही है कि जितने भी अधिकारी हैं वह सभी प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें, यह भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। यह इनकी पहली रिक्वेस्ट थी कि जितने भी अधिकारी हैं उन अधिकारियों को छोटी से छोटी बात भी पता हो और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो। ये आपने सुनिश्चित करना है। कब? जिस दिन मतगणना होने वाली है हमारे देश के अंदर। तो आप सबसे पहले इस चीज को व्यवस्थित कर लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने यहाँ पर जो प्रस्तुत की वह यह किया कि मतगणना और परिणामों की घोषणा के दौरान चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी आपको अच्छे से निभानी होगी। क्योंकि हम लोग बहुत बार देखते हैं कि जब चुनाव के परिणाम सामने आ जाते हैं तो अलग अलग हिस्सों में दंगे भड़क उठते हैं, हिंसा हो जाती है, अलग अलग मुद्दों को उठाया जाता है। और बहुत बार ऐसा ही होता है, जिन लोगों की हार हो जाती है वह अपना गुस्सा किसी न किसी रूप में दिखाते हैं। जो जीते हुए होते हैं वह तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन हारे हुए उदास होते हैं, दुखी होते हैं और चीजों को प्रस्तुत करते हैं। पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि चुनाव परिणामों के बाद में हिंसा भड़क उठी है और शांति जैसी स्थिति भी देखी गई है। तो उन सभी चीजों को व्यवस्थित करने की रिक्वेस्ट भी की गई है इलेक्शन कमीशन से कि देखिए जी, मतगणना के समय और परिणामों की घोषणा के दौरान आप ध्यान रखिए कि सभी सुरक्षा के लिए जितने भी मानक है उनका पालन किया जाए, कहीं भी हिंसा और अशांति जैसी स्थिति ना हो पाए, इन सभी चीजों को रोका जाए। और आप तो निर्वाचन आयोग हैं, तो आप इन सभी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए जो भी सुरक्षा उपाय देश भर में करना चाहते हैं, आप सबसे पहले वह सुरक्षा उपाय अपना लें। हालांकि तैयारियां कर दी है इलेक्शन कमीशन ने। मैं बताऊंगा कि किस प्रकार की तैयारियां कर रहा है इलेक्शन कमीशन मतगणना के लिए। कल के लिए पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है इलेक्शन कमीशन ने। तो बताऊंगा क्या क्या तैयारियां हो रही हैं देश में। लेकिन इन्होंने अपनी बात प्रस्तुत की कि देखिए, जरूरी है कि हिंसा और अशांति ना हो, तो इसके लिए जो जो सुरक्षा उपाय करने आप जरूर समय से कर लीजिएगा। इसके साथ साथ इन्होंने तीसरी बात जो प्रस्तुत की उसमें इन्होंने कहा है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने में लगे हुए हैं। तो जरूरी है कि आप ऐसे लोगों का, ऐसे संगठनों का, ऐसी संस्थाओं का संज्ञान लें और उनके विरुद्ध जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई आप करना चाहें वह आप करें। रीजन क्या है इलेक्शन कमीशन को बोलने का? देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही जिम्मेदारी है पूरे के पूरे इलेक्शन को कंडक्ट कराने की। अगर आप हमारे चुनावी प्रक्रियाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आप हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप बताना चाहते हैं कि हमारे देश का इलेक्शन कमीशन अयोग्य है, वह कार्य को ठीक प्रकार से करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार की बातें यदि आप उठाएंगे एक संवैधानिक संस्था के विरुद्ध, तो वास्तव में फिर चीजों को कड़ाई से लिया जाना जरूरी है। यह प्रस्तुत यहाँ पर किया गया। चौथी बात इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत की है कि चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की पुष्टि करते हुए एक सार्वजनिक बयान भी आप जारी कर दीजिए और लोकतंत्र को बाधित करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ आप पहले ही चेतावनी दे दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है इसी वजह से एक। तो ये चार महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट कर दी गई है पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। इलेक्शन कमीशन को क्लियरली इन्होंने बोला है कि आप संज्ञान लें। इसमें इन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि हमारी पार्टी को या हमारे दल से जुड़े हुए लोगों को छोड़ दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने कहा है कि यदि इस प्रकार के चार काम अगर आप देश भर में कहीं भी होते हुए देखें, इसमें जो भी व्यक्ति शामिल है, जो भी संस्था शामिल है, सबके विरुद्ध आपने निर्णय लेना है, सबके विरुद्ध कड़ाई से आपको आगे बढ़ना होगा। कहीं पे भी कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, ये बात आप पहले से ही अच्छे से समझ लीजिएगा। क्लियर कर दिया है इलेक्शन कमीशन को। क्यों कर रहे हैं ऐसे बातें, क्या जरूरत है ऐसी बातें करने की? तो इसके पीछे का कारण है पीछे हुए कुछ अलग अलग इंसिडेंट्स, जिसकी वजह से ऐसी बातें सामने आ रही है। जो दूसरा गठबंधन है, इनका गठबंधन एनडीए, वहीं दूसरा गठबंधन आईएनडीआई है। तो उसके जितने भी नेता हैं उन्होंने अलग अलग बातें प्रस्तुत की हैं, जिसकी वजह से इन्होंने ये बैठक की है। हालांकि चुनावों से पहले भी यही संभावना दर्ज की जा रही थी कि मोदी सरकार 3.0 होने की पूरी पूरी संभावना है। तो ठीक उसी प्रकार चीजों को व्यवस्थित करने के लिए या मामले को संभालने के लिए इन्होंने बातचीत प्रस्तुत की। जैसे कि कांग्रेस के पहले भी चुनावी हस्तक्षेप हुए हैं, पहले भी
इलेक्शन को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने अलग अलग प्रश्न चिन्ह प्रस्तुत किए हैं। कई बार देखने को यह मिला कि उन्होंने कहा था कि ईवीएम से चुनाव नहीं होनी चाहिए। वीवीपैट को लेकर के उन्होंने अलग अलग प्रश्न उठाए हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रश्न उठाए हैं, चुनावी प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न उठाए हैं। तो यह सभी चीजें जो है वह बताती हैं कहीं ना कहीं कि दूसरे देश में अगर जाएंगी तो एक नेगेटिव इंपैक्ट देंगी। देश में तो देंगी ही देंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुनाव पर सवाल उठाए गए हैं बहुत बार। तो ऐसा माना गया है कि जिस प्रकार की गतिविधि कर रही है कांग्रेस, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा माना जा रहा है कि यह किसी विदेशी संगठन से जुड़ी हुई है। जो संगठन इसको समर्थन दे रहा है उसके साथ साठ-गांठ के बाद ये हमारे देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए कार्य कर रही है। वहीं इसी बीच यह भी देखा गया कि जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को एग्जिट पोल पर चर्चा के लिए बुलाया गया तो उन्होंने मना कर दिया साफ कि हम चर्चा में नहीं आएंगे। राहुल गांधी को इसको लेकर के बहुत अधिक ट्रोल भी किया गया था क्योंकि राहुल गांधी ने आने से मना कर दिया था एग्जिट पोल की चर्चा में। तो ये सभी गतिविधियां कांग्रेस कर रही है। वहीं इसके अलावा हम लोगों ने जो बीते दिनों गतिविधियां देखी उनमें बहुत बार यह सामने आया कि आपने ईवीएम और चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। ये विपक्षी दल कर रहे हैं क्योंकि आजकल हार मिल रही है अलग अलग जगह पे। तो कई बार हम लोग कह देते हैं ना कि सियानी बिल्ली एग्जैक्टली खंबा नोचे। चलती है आपके यहाँ कहावत है या नहीं चलती, बताइए जरा कमेंट में। और इस सिचुएशन के लिए आप कोई और दूसरा मुहावरा लेना चाहेंगे तो क्या ले सकते हैं, वह भी आप लोग मुझे बता दीजिए। तो इन्होंने भी यही स्थिति बहुत बार प्रस्तुत की। बार बार इन्होंने कहा कि ईवीएम आप प्रयोग कर रहे हैं, ईवीएम गलत है, इसको बीजेपी सरकार के द्वारा या मोदी के द्वारा हैक कर लिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही चलती है। कहीं भी आप बटन दबाएंगे तो उसी तरफ ये जाएगा, यानी कि बीजेपी को ही वोट देगा। ऐसा मामलों में देखा गया है, ठीक है ना। चीजें इस प्रकार से हुई। देखो दोनों ही साइड बता रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग हो सकता है कि ये कहेंगे कि मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ, बट ऐसा कुछ है नहीं है। जो हम लोग चीजें देख रहे हैं और जरूरी है कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग सरकार को मद्देनजर रखते हुए, लोकतंत्र को मद्देनजर रखते हुए, जो हमारे चुनाव आयोग ने कार्यप्रणाली निर्धारित कर रखी है उसको मद्देनजर रखते हुए ही हम लोग चीजों को पढ़ते जानते हुए आगे बढ़े। हम लोग को राजनीति नहीं करनी है, हम लोग को व्यवस्था समझनी है, देश में क्या निर्धारित है। ईवीएम को लेकर के बहुत अधिक प्रश्न उठाए गए हैं समय समय पर। बीते दिनों हमने देखा था कि इलेक्शन होने से पहले भी बहुत सारी पिटीशंस लगी है सुप्रीम कोर्ट में, जहां डिमांड की जा रही थी कि भाई बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाओ, क्यों आप ईवीएम का समर्थन कर रहे हैं, ईवीएम के थ्रू जा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को स्वीकार नहीं किया था। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर आपने अलग अलग प्रश्न खड़े किए हैं कि इस प्रकार से क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसी दिन क्यों चीजों की घोषणा की गई है, इसी वजह से क्यों सारे काम हो रहे हैं, अलग अलग चीजें बताई। इन्हीं गतिविधियों के अंदर या इन्हीं बताई गई बातों के अंदर एक ये मामला सामने आया था कि बीच में जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, उसने मतदान से जुड़े हुए आंकड़ों को प्रकाशित करने में डिले किया था। तो जिस समय इलेक्शन कमीशन ने यह सब कार्य किए, पहले दूसरे तीसरे चरण के जो भी डाटा था उसको पब्लिश करने में जो डिले किया, उसकी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया था। वहां पर भी पिटीशन लगाई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन आंकड़ों से छेड़छाड़ कर रहा हो, मत से छेड़छाड़ कर रहा हो, ईवीएम से छेड़छाड़ कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसको लेकर के इन्होंने पिटीशन वगैरह भी लगाई थी, लेकिन चीजें कुछ बहुत अधिक आगे देखने को नहीं मिली है। हालांकि पहले हमने यह भी देखा है कि ईवीएम अगर हैक हो सकती है, छेड़छाड़ हो सकती है, तो लोगों को इनवाइट खुद किया था इलेक्शन कमीशन ने कि आप आइए और ईवीएम को हैक करके दिखाइए, खुला चैलेंज दिया था। लेकिन उस समय ईवीएम को हैक करने के लिए कोई भी नहीं गया था, यह मामला भी था। तो माना जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन डिले कर रहा है, शायद छेड़छाड़ कर रहा हो, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के लिए यह प्रस्तुत किया गया था कि आप बूथवार मतदान आंकड़ों को बताइए। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन से डिमांड की गई कि बूथवार आंकड़ों को बताइए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बहुत लंबी प्रक्रिया है, चीजों को उलझा दिया जाएगा इसकी वजह से, तो नहीं हो सकता। इसी बीच इलेक्शन कमीशन ने खुद यह प्रस्तुत किया था कि फॉर्म 17C के जो आंकड़े हैं उनको अभी प्रशासित करने के लिए कोई एक अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई है, चीजें क्लियर नहीं है फॉर्म 17C के लिए, यह भी इन्होंने सामने जाहिर कर दिया था। तो ये अलग अलग मामले हैं, अलग अलग आरोप हैं जो समय समय पर इलेक्शन कमीशन पर या हमारी ईवीएम पर लगते रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से विरोधी दल के द्वारा ही सारे कार्य ये होते रहते हैं जो इस समय विपक्ष में बैठे होंगे। तो इन सभी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए, देश में शांति सुनिश्चित करने के लिए, अव्यवस्था ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक खास मांग या विचार जो है वह बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल द्वारा इलेक्शन कमीशन के सामने प्रस्तुत किया गया। हालांकि आप लोग का क्या मानना है, बीजेपी को बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, कैसा होना चाहिए कल का दिन, क्या लगता है आप लोग को चीजें किस प्रकार जाएंगी? क्योंकि देखो पहले भी हो चुका है हमारे देश में प्रोटेस्ट, ईवीएम को लेकर के प्रोटेस्ट हुए हैं। जब जब हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन जीत रहा होता है, लोग बाहर निकलते हैं या पार्टियां बाहर निकलती हैं और ईवीएम बंद करो, वोट चोरी बंद करो, ईवीएम हैक्ड है, इस प्रकार की बातें यह लोग प्रस्तुत करते हैं, प्रोटेस्ट होते रहते हैं। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़े हम लोग के सामने अभी तक आ ही चुके हैं। देश भर में जितने भी लोगों ने सर्वे किया है,
मुझे नहीं लगता कि किसी ने दिखाया हो। जितने भी सर्वे मैंने देखे हैं कहीं पर भी INDIA गठबंधन जो है इसको जीतते हुए नहीं दिखाया गया। सभी ने जितने भी अनुमान लगाए हैं, जितने भी उनके पास आंकड़े हैं, जो भी सैंपल रहे हैं, सबके अकॉर्डिंग चीजें जो है वह एनडीए के फेवर में गई है, यानी कि सबको यही दिख रहा है कि मोदी सरकार 3.0 देश में 4 जून को घोषित हो भी जाएगा। अमूमन जो हमें यहाँ पर दिख भी रहा है एनडीए गठबंधन की सीटों का आंकड़ा, तो जर्नली यही देखने को मिल रहा है कि लगभग 380 सीटों के आसपास का आंकड़ा छुआ जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने नारा भी दिया था कि अब की बार 400 पार, 400 सीटों के आसपास हम देखेंगे कि आंकड़ा घूम भी रहा है। ये भी एक स्पष्टीकरण है। हालांकि इन एग्जिट पोलों के अंदर कितनी अधिक सटीकता है, ये चीजें भी हम लोग के सामने कल ही क्लियर हो जाएंगी। हालांकि इससे पहले 2 बार गड़बड़ हुई है, वर्ष 2004 में और वर्ष 2009 में 2 बार ऐसा देखा गया है कि जो एग्जिट पोल आए थे, दोनों ही बार एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे और दोनों ही बार कांग्रेस की सरकार बन गई थी। बट फिर भी एग्जिट पोल है, अनुमान बताते हैं, संभावनाएं बताते हैं, इनको सटीक नहीं माना जाता। बाकी कल 4 जून को परिणाम आ ही जाएंगे, चीजें हमारे सामने स्पष्ट हो जाएंगी। 4 जून के लिए देश में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने रिक्वेस्ट की, वहीं हम देख रहे हैं कि तैयारियां शुरू भी की जा चुकी हैं ऑलरेडी। जैसे कि यह जो हम लोग देख रहे हैं, हमारे सामने बात की गई है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की तैयारी कुछ इस प्रकार है कि भाई 80 तो है लोकसभा सीट, इसके लिए 81 सेंटर बनाए गए हैं। 81 सेंटर्स पे वोट काउंट होंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी का पूरा मैनेजमेंट रखा गया है। 179 ऑब्जर्वर्स हैं यहाँ पर, 80 रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जो मौजूद रहेंगे समय से और चीजों को संभालेंगे। उत्तर प्रदेश का शुरुआत से ही देश की सरकार के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जनरली यह देखा गया है कि जिस जिस सरकार ने उत्तर प्रदेश जीता है या जिस जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश जीता है, उसी का ही बाद में सरकार बनी है, उसी का ही बाद में प्रधानमंत्री बना है। ये प्रथा एक चली आ रही है। तो खास तौर पे जितने भी राजनीतिक दल हैं वह टारगेट जरूर करते हैं उत्तर प्रदेश को कि जीत लिया जाए। उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति यह है कि टोटल 851 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा। 771 पुरुष और 80 महिलाएं रही हैं इस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर। चीजें क्लियर हैं सारी, तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और मल्टी लेयर सिक्योरिटी तैयार की है। जनरली आमतौर पर कोई सा भी पोलिंग सेंटर है, वोटिंग काउंटिंग सेंटर है, तो उस वोट काउंटिंग सेंटर पर यह देखने को मिल रहा है कि जनरली 3 लेयर सिक्योरिटी के सिस्टम यहाँ पर रखा गया है। 3 स्तरीय व्यवस्था रखी है सुरक्षा की, जनरली यह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कहीं कहीं पे 4 स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था, कहीं कहीं 5 स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक इसी प्रकार राजधानी से भी खबर हम लोग के पास में है कि राजधानी में 7 अलग अलग वोट काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर 3 टायर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। और 3 टायर सिक्योरिटी की व्यवस्था में यह पूरी मतगणना करेंगे। मतगणना करने के लिए 7000 ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हर एक सेंटर के अंदर 10 हॉल बनाए गए हैं और एक एक सेंटर पे 1000 पर्सनल मौजूद रहेंगे। तो सिक्योरिटी के बहुत ही अधिक कड़े इंतजाम रखे हुए हैं इलेक्शन कमीशन ने, और ऐसे इंतजाम देश भर में किए गए हैं, सभी राज्यों में किए गए हैं, ताकि सारी व्यवस्था जितनी भी है मतगणना की अच्छी हो और बिल्कुल न्याय संगत चुनाव की प्रक्रिया जिस प्रकार से आगे बढ़ी है संपन्न भी हो, यही हम लोग चाहते हैं। सब चीजें क्लियर हैं आप लोग को। तो एक प्रश्न शुरुआत में दिखाया था, क्या क्या सुधारों की मांग है आज की व्यवस्था में, जरूर कमेंट करना है, अपने नोट्स जरूर बना लेने हैं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक जरूर शेयर करना है, और वीडियो को लाइक किए बिना एग्जैक्टली कहीं नहीं जाना है आप लोगों ने, ये बात आप लोगों ने समझ लेनी है। तो बाकी हम लोग बातें करेंगे अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए आप दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।